एवरीवन, दिस इज भूमि। एंड जिस तरह से हमने अपने अकाउंट्स एंड लो की आरटीआई कॉपी को एनालाइज किया, देखा कि हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं और क्या चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं, और अब हम अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, या अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट भी जा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो किस तरह से आप कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। राइट, तो इसी तरह से अब हम टेक्स्ट की आरटीआई कॉपी को भी एनालाइज करेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको बाइफरगेट करके दिखाया था अपने अकाउंट्स में और लो में, कि मैंने पहला इतना अटेम्प्ट किया और उसके बाद मैंने अपने मार्क्स को इंक्रीज किया इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। बट टेक्स्ट के साथ ऐसा नहीं था और इसके पीछे बहुत सारी कमियां थी। मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जिससे कि आप ना उन कमियों को ना करें, मतलब आप ना दोहराएं उस चीज़ को। तो पहला तो ये कि जो मैंने ना अपने इसको टेक्स्ट को कम टाइम दिया, बिकॉज मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट आता था इसमें और मेरा वीक सब्जेक्ट था ये, ऐसा मान के चलो। तो मुझे ना इसमें कम, मैंने फिर एफर्ट भी कम डाले, टाइम कम दिया इसको, कि मुझे आता तो है नहीं यार, मैं क्यों अपना टाइम इसमें वेस्ट करूं, और निकाल लूंगी, बस इतना निकाल लूंगी कि 40 45 तक आ जाए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यहाँ पे हुई कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, आपका किसी चीज में या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो वही बनाओ। और उसको साथ ऐसा भेदभाव मत करो कि आप उसको टाइम ना दो, उसको प्रॉपर टाइम दो। बल्कि मैं कहती हूँ उसको ज़्यादा टाइम दो, वो क्योंकि फ़ोकस ज़्यादा माँग रहा है आपसे, ठीक है? तो उसको जो है ज़्यादा टाइम दो, उसके लिए एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर माइंडसेट से बैठो कि यार हमें करना है और हमें करना है। जो हमारा इंटरेस्ट है वो नहीं बन पा रहा, इवन हमें करना है। तो एक चीज़ ये हो गई, और दूसरा ये देखो, आप मैं आपको दिखाती हूँ मेरे इसमें एमसीक्यू में मैं 20 टू 24 का एवरेज लेके चलती हूँ कि भाई मेरे 22 से 24 मार्क्स तक आने ही आने चाहिए एमसीक्यू में। बट यहाँ पे मेरे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम स्कोर किया मैंने, और इसकी एक वजह जो मैं मानती हूँ वो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। देखो, किसी भी चीज़ की कॉन्सेप्चुअल अगर क्लियरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर होगी, तो आप जो है एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। मतलब इवन आप 28 और 30 स्कोर कर सकते हो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है। तो यहाँ पे मेरी वो गलती रही, ठीक है? आप सेलेक्टिव स्टडी भी कर रहे हो, तो ये बात ध्यान रखो कि आप ना जितने भी सिलेक्टिव पार्ट की स्टडी कर रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट जो है एटलीस्ट वो तो आपके क्लियर हो। तो यहाँ पे मेरी ये गलती थी, पहले तो मैंने टेक्स्ट में सिलेक्टिव स्टडी की थी, तो आपको वो नहीं करनी है। और दूसरा बात ये कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है वो अच्छी रखनी है आपको। आपको मतलब जो है बिल्ड करना है स्टार्टिंग से ही, आपको ये लेके चलो कि मेरे ना, मुझे एक एक पॉइंट, एक एक चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से बने, अच्छे से प्रोविजन समझ में आए। बिकॉज यहाँ पे प्रोविजन का सेक्शन लिखने का तो कोई वो नहीं है कि आप उनके सेक्शन वगैरह लिखो, लेकिन हमें सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें प्रोविजन याद रह रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है? दूसरी बात ये कि अगर मैं अपने एमसीक्यू के मार्क्स और अपने जो राइटिंग सेक्शन के मार्क्स मिलाऊं, तो मेरे जो मार्क्स बैठ रहे हैं वो 38 बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक बात मुझे पता चली कि मुझे यहाँ पे 3 मार्क्स का ग्रेस मिला है। राइट। तो एक बात ये भी हो जाती है कि बच्चे पूछते हैं कि आपको ग्रेस मिलता है या नहीं मिलता, कंफ्यूजन सी रहती है। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर हो जाती है, अगर आपका एक सब्जेक्ट में 60 अबव और एक में 50 अबव, यानी कि आपका जो दोनों का अब है एडिशन, वो 110 से अबव हो रहा है, तो आपको जो है मिलते हैं ग्रेस मार्क्स, 2 3 नंबर के मिल जाते हैं। ठीक है, ये लाइव प्रूफ है कि मुझे मिले मार्क्स। राइट, अब हम चलते हैं वन बाय वन, देखते हैं अपनी आंसर शीट को मैच करते हैं कि कहाँ पे हमने मिस्टेक्स की और क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे मैं, ये जीएसटी है, पहले पहले जीएसटी की बात करते हैं हम, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है हमारा कि आपको, मतलब वो आईटीसी निकालने के लिए बोलेंगे। तो वहां पे ना कॉन्सेप्ट सारे टेस्ट कर लेता है वो, एग्जीबिशन चैप्टर के टेस्ट कर लेता है ना? या फिर आपके कोई ऐसे चैप्टर होगा जैसे कि सप्लाई वाला, कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है, वो वाली चीजें चेक कर लेगा यहाँ पे। तो ये हो जाता है। तो यानी कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी उस आईटीसी की भी चाहिए, और एग्जीबिशन चैप्टर की भी चाहिए, और शेड्यूल 7, जो शेड्यूल 3 की जो सेक्शन 7 है उसकी भी चाहिए। राइट, बेसिकली सारे के सारे का ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट ग्रिप में पसंद, मतलब पता होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी। तो अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो लिखना, ठीक है? अब आपने जैसे फर्स्ट एंट्री लिखी यहाँ पे, आपने यहाँ पे अमाउंट छोड़ दी कि यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगी, हाँ,
आपको पता है। लेकिन इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे उसकी रीज़न लिखने पे। आप बच्चे करते हैं कि नोट 1 लिख दिया और नीचे लिख दिया हमने रीज़न। तो ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाता है, मतलब मैंने अपने टीचर से सुना है, अपने टीचर्स को ही फ़ॉलो किया था। तो वो बोलते थे कि आप ना जैसे लिखते हो तो नोट्स 1, नोट 2 इस तरह से लिखोगे एंट्री में। तो कभी-कभी होता है कि नोट्स भूल जाते हो या फिर नोट्स लिखने में ध्यान नहीं रहता या फिर पेज पलटना पड़ेगा ना वहाँ पे तो पेज पलटने में नोट्स ऊपर-नीचे हो जाता है। तो इससे अच्छा है आप एंट्री लिखो और उसके नीचे ही रीज़न लिख दो। तो एक पॉइंट तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है, आप रीज़न नीचे लिख के चलो, तो आपके लिए भी ईज़ी होगा और आपको पेज पलट के इधर-उधर नोट्स वगैरह के झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ बेसिक चीज़ है, ये चीज़ समझ गए। और दूसरी बात करी मैंने एग्ज़म्पशन चैप्टर की, बच्चे एग्ज़म्पशन चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा हैवी मानते हैं, बट यस, एग्ज़म्पशन चैप्टर से कभी-कभी फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे मेरे अटेम्प्ट में आया था मई 25 की मैं बात करूँ, देखो वहाँ पे उन्होंने पूछ लिया था कि मतलब कोई सिचुएशन दे दी थी, बताओ कि ये जो है एग्जामेशन एग्जाम्प्ट है या नहीं है ना? ये तो उसके 4 पार्ट थे मेरे ख्याल से, तो मैंने यहाँ पे 2 ही रखे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी या नहीं है। तो आप क्या करोगे, रेलेवेंट प्रोविजन लिखोगे पहले, उसके बाद गिवन केस लिख दो और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। अगर आपका सही है, केसेस भी ठीक है और आपका कंक्लूजन ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, राइट? तो आप इस तरह से इसको लिख के चल सकते हो। अब आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन भी जीएसटी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ये चैप्टर भी बहुत जो है फेवरेट चैप्टर होता है जी इसका। तो आप वो भी अच्छे से करके चलेंगे, राइट? कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि टीडीएस, टीसीएस, ई वे बिल और टाइम ऑफ सप्लाई, बच्चे इनको छोड़ देते हैं या फिर बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि छोटे छोटे होता है, बोलेंगे कि भाई नहीं आता, इसमें क्यों इतना एफर्ट डालना। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं वो छोटे भी हैं, देखो, और तुम्हारा टाइम भी कम लेंगे। और एक पॉइंट की बात भी है कि इनमें से कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, मतलब 4-4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ई वे बिल में से, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई में से। तो आपके अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कहाँ से आ जाए, ये आपको तो नहीं पता, तो आपको करके चलने हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी जीएसटी की लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो वो आता है रिटर्न फाइलिंग में से, है ना? उसका एक आधा क्वेश्चन रिटर्न फाइलिंग में से ही आता है और वो लास्ट में ही आता है। पास्ट ट्रेंड रहा है कि वो लास्ट में ही आता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे ना क्या करते हैं, छोड़ जाते हैं। और इसमें मैं भी थी कि मैंने ना स्टार्टिंग से ही अपना घर से ही मन बनाया हुआ था कि मैं रिटर्न फाइलिंग चैप्टर को छोड़ के जाऊंगी और उसको मैं वहां पे भी छोड़ूंगी और बाकी के क्वेश्चंस करूंगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि और क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए आपको, मतलब आपको करना ही पड़ेगा वो वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से मत करना, है ना? और अगर बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, बहुत ही ज्यादा आपके पास टाइम कम है, तो आप 1% छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगी कि छोड़ के मत ही जाना, ठीक है? वहां पे नहीं पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन टफ आ जाए, कौन सा क्वेश्चन नहीं। तो और वैसे ये जो रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर है, भी हमें आर्टिकलशिप में भी बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल चैप्टर है, तो क्योंकि इसमें आरटीआई कब भरनी है, कैसे भरनी है, तो रिटर्न्स वगैरह का जो है पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ अब मैं बात करती हूँ इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स के बारे में 2-3 चैप्टर तो ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। देखो, एक तो हो गया टीडीएस वाला, राइट? टीडीएस टीसीएस वाला फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है, मतलब अकेला क्वेश्चन आता है वहां से, राइट? एक हो जाता है चैप्टर रेजिडेंशियल, जिसमें आपको रेजिडेंशियल बतानी है कि वो इंडिया में इंडिया का रेजिडेंट है या फिर आउटसाइड इंडिया का रेजिडेंट है, राइट? ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो वो वाला चैप्टर हो गया, वहां से क्वेश्चन आता ही है। और एक हो जाता है सेट ऑफ चैप्टर में से। सेट ऑफ चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा इजी है और आपका जो है स्कोरिंग चैप्टर भी है, वहां से भी आपका क्वेश्चन आते ही आता है। तो वो ये जो 3 चैप्टर मैंने बताया, ये बेसिक है और आपको करने ही करने हैं। और अगर मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो टीडीएस और टीसीएस के जो है वो सेक्शन याद कर लेना। अगर आपको सेक्शन अच्छे से याद होता है तो वो ना अच्छा, मतलब इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उस पे, अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा। अगर आपको नहीं याद होता, छोड़ दो, ठीक है? आप अपना ये बता के आओ कि कितने कितने परसेंट है, क्या रेट लग रहा है, क्या नहीं है, और उसके कैलकुलेशन मांगे तो कैलकुलेशन कराओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके। अब आती है बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक खास बात है, ये ना आपकी पूरे की पूरी इनकम टैक्स की नॉलेज चेक कर लेगा। मतलब 5 हेड ऑफ इनकम्स भी चेक कर लेगा, डिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी चेक कर लेगा, क्लबिंग वाला चैप्टर भी का भी कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा आपका, ठीक है। इनकम कंपटीशन तो होती ही होती है इसके अंदर, ओल्ड रिजीम या फिर न्यू रिजीम। ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को ध्यान से देखना कि कहाँ पे डिफॉल्ट लिखा है, कहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो ये फोकस करके चलना। और एक बात है, ओल्ड रिजीम में एज का कॉन्सेप्ट भी है, 3 जो है बाइफिकेशन है, तो वो भी आप इसको ध्यान से रख के चलेंगे। और यहाँ पे सरचार्ज का भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया जाता है या फिर आपका मतलब चेक कर लिया जाता है। तो इसके लिए ना हमें पूरे इनकम टैक्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए।
तो अब ऐसा होता है कि हम कोई भी 5 ऐड में से कुछ मतलब हम नहीं कर पा रहे या फिर ऐसा बहुत बड़ा लेंथी हो रहा है, जैसे पीजीबीपी हो गया और सैलरी। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सैलरी बहुत ज़्यादा टफ लगता था और मतलब मेरा बस ऐसा घूमता था उसे करने के लिए कि नहीं करना इसे, ठीक है? तो ये हो जाता है कि भई तुम्हें भी तुम्हारा भी कोई ऐसा हो सकता है 5 ऐड में से, ठीक है? तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि मान लो अगर इन द केस 1% आप उसको छोड़ के जा रहे हो तो बाकी इस क्वेश्चन को पूरा ना छोड़ो, है ना? बाकी जो तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं मतलब बाकी हेड से जो आते हैं जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी हो गया या फिर पीजीबीपी हो गया या फिर कैपिटल गेन वगैरह हो गया, वहां से आप क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, वहाँ के पॉइंट्स उठा लो और उन पॉइंट्स को लिख दो क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। अब जब स्टेप मार्किंग होता है तो आप इसको ना कोशिश करो पूरा पूरा करके आऊँ। अब मान लो नहीं आ रहा, पूरा करके आऊँ। पीजीबीपी में मान लो आपको हार्ड पड़ रहा है ये यार ये 2 आइटम 3 आइटम नहीं आ रहे समझ में कहाँ रखने कहाँ नहीं है। जहाँ आपका दिल कह रहा है वहाँ पे रखो। अगर आपको नहीं आता, है ना? तुक्के नहीं मारने। जहाँ पे आपको मतलब जहाँ पे थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, वो आइटम वहाँ पे रखो। ऐसा करो। डिडक्ट करना है या प्लस करना है करो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को पूरा करो। अगर आपका कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए पूरा क्वेश्चन मत छोड़ो क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग होते हैं और आपको स्टेप वाइज़ जो है नंबर मिलते हैं। राइट? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आती है बात एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जैसे बच्चे ना ये करते हैं कि डिडक्शन के जो सेक्शन याद करने बैठ जाएँगे कि यार हमें या तो याद ही करने हैं और टीडीएस टीसीएस के हमें तो याद ही करने हैं। सेक्शन की कोई नीड नहीं है, सीरियसली सेक्शन की कोई नीड नहीं है, वहाँ पे नहीं पूछते सेक्शन आप लिखो या नहीं लिखो। आपको प्रोविज़न याद होना चाहिए कि हाँ, इस चीज़ में ये हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये भी अगर ये आ जाता है तो ये डिडक्शन ले लेंगे इसका। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, सेक्शन याद ना हो तो भी चलेगा, राइट? तो ये सारा चीज़ें जो थी वो इनकम टैक्स के लिए थी। ठीक है? इसका भी जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो रिटर्न फाइलिंग से ही आता है मतलब इसमें जो चैप्टर है इनकम टैक्स में लास्ट वाला रिटर्न फाइलिंग से। तो देख लेना अगर वो थ्योरी चैप्टर है, अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर आप उसको ऑप्शन में रख सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आता है वो सैलरी से आएगा या फिर हाउस ऑफ इनकम मतलब वहाँ पे वो ना हेड्स को चेक करेंगे। अगर आप ऐसा मान रहे हो आप कि मुझे मैं हेड्स कर लूँगा, है ना? सारे के सारे 5 हेड्स मुझे कंप्लीट हैं, अच्छे से आते हैं मुझे। तो आप वो वाला चैप्टर ऑप्ट करोगे ही करोगे, है ना? वो वाला क्वेश्चन ऑप्ट करोगे ही करोगे। लेकिन अगर मान लो अगर आपको जैसे कि मैं सैलरी में वीक थी, तो मुझे सैलरी वाले क्वेश्चंस थोड़ा डाउट हो जाता था करने के लिए, तो मैंने फिर वो रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर को प्रिपेयर कर लिया था। तो आप घर से ही प्लान बना के चलो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं बोलती हूँ कि एमटीपीज़ और आरटीपीज़ को इस तरह से करो कि हाँ, हम पेपर ही कर रहे हैं। उससे क्या होता है ना, उससे ये होगा कि आपको एक तो ये पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जा रहा है, किस जगह पूछा जा रहा है ना? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको उस एग्ज़ाम फ़ियर को टैकल करना आ जाएगा और दूसरी बात ये हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन से चैप्टर में वीक हूँ, कौन से चैप्टर में मैं स्मार्ट हूँ। तो उससे क्या होगा कि आप घर से ही मन बना के चल सकते हैं कि हाँ, अगर मेरा ये क्वेश्चन मुझे मतलब इसमें डाउट है और मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ, तो मैं वहाँ पे भी जाके इसको अ, एक्सेप्शन में रख दूँगा कि मुझे ये नहीं करना है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द टेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन और अगर आपको किसी भी चीज़ की जो है कोई भी चीज़ पूछनी है या फिर आरटीआई कॉपी वगैरह देखनी है या फिर डिस्कशन करना है किसी के ऊपर अपने कॉपीज़ के ऊपर, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच।